अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स हैं, वो बेस्ट जा रहे होंगे या फिर बेस्ट होंगे। आज भी इंग्लिश का एग्जाम था, पेपर था, और फीडबैक मिला है कि पेपर काफी ज्यादा इजी था। हम उम्मीद कर सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से पूरा कह सकते हैं कि हमें अल्लाह ताला की जात पे पूरा भरोसा है कि आपका जो कल का पेपर है केमिस्ट्री का वो भी बहुत आसान आएगा। अगर के एक बच्चा जिसके पास गुंजाइश है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स इंप्रूव करने की, मैं बिल्कुल वर्स्ट की सिनेरियो डिस्कस करता हूं, तो वो कम से कम लाइक अपने 25 मार्क्स इजीली इंप्रूव कर पाएगा, कर सकेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जो गाइडेंस लाइक मेरी तरफ से या मैम आयशा की तरफ से, जो कि हमारी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो इस क्लास में है और अभी लाइक कह सकते हैं कि मैं इसी क्लास में जो है वो ट्रांसफर करूंगा। लेकिन द थिंग इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लाइक कह सकते हैं इन लिस्ट करवाने थे और मैंने वादा किया था कि मैं सेशन लूंगा इंपॉर्टेंट पेपर से पहले। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है ना, तो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर और फिजिक्स का स्ट्रक्चर लाइक सिमिलर होता है और साथ बायो का भी, लेकिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर में प्लेस करते हैं, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है कि लाइक जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू बच्चों को आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ जो क्लास वाले ग्रुप्स में शेयर भी किए थे। मेरी तरफ से एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा जिसमें लाइक टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने गाइड करना था और टाइम मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी कि हाउ कैन यू मैनेज द टाइम इन द पेपर एंड ट्राई टू लाइक कह सकते हैं कंप्लीट योर पेपर बिफोर लाइक मतलब कि 15 मिनट्स पहले अपने पेपर को कंप्लीट करना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, वो मैं गाइड करूंगा। बाकी जितना भी सब्जेक्ट के बारे में लाइक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है या डिस्कशन है, वो आपके साथ हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट माशाल्लाह से काफी कॉन्फिडेंट है और बाकी जो बच्चे तो क्लास लेते हैं तो उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैम आयशा आपको गाइड करेंगी पूरी बुक के चैप्टर्स में से, और इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से बातों को समझ लेना और उन टॉपिक्स को, बात दबाने वाले टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो लाइक प्रिपेयर करके जाना। दैट्स इट, इंशाल्लाह ताला पेपर बेस्ट हो जाएगा। सीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है पेपर का, वो आपके पास कुछ ऐसे होता है। लाइक अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर का स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो उसमें हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर 17 एमसीक्यूज होते हैं, राइट, ऐसा ही है। और दूसरे नंबर पर 14 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास लिए जाते हैं। 14 शॉर्ट क्वेश्चन हमने करनी होते हैं, एक एक की चॉइस होती है हर क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये आपने लिखने होंगे या कंप्लीट करने होंगे। इन सबको कंबाइनली अगर देखा जाए ना, तो इस सब के लिए हमारे पास टाइम होगा 180 मिनट्स का, राइट। 180 मिनट्स का टाइम हम लोगों को अलॉट होता है या दिया जाता है, ठीक है। सो ऐसे सिनेरियो में 180 मिनट्स का जो टाइम होगा, इस 180 मिनट के टाइम के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है। लेकिन ये 180 मिनट असल में एक्चुअली 180 नहीं होते, ये मिनिमम होते हैं, लाइक कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 175 मिनट्स या फिर 170 मिनट्स के। तो हम माइंड में कम से कम वॉर्स के सिनेरियो में ये 170 मिनट्स रख लेते हैं। अगर के बहुत बुरे हालात भी हुए तो इतना टाइम तो आपको एटलीस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में वो डायरी लेके आओ यार, मेरी डायरी किधर है, ठीक है, डायरी खोल दो ना, इसमें एक मिनट दे दो मैं, ठीक है। मैंने ये असल में ना पूरा पैटर्न बनाया था कि कितने मिनट कितने सेकंड्स देने हैं। मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 78 मार्क्स हैं, 75 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि ये जो मतलब कि मैं तुम्हें ये एक पैटर्न दे रहा हूं, तो ऐसे में लाइक कह सकते हैं कि आपके पास ये एक घड़ी होनी चाहिए, आपके पास डिजिटल वॉच होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच की बात नहीं कर रहा, नंबरों वाली वॉच होनी चाहिए जिसमें आपको टाइम जो है वो नंबरों के हिसाब से शो लाइक कह सकते हैं कि शो हो, ठीक है। तो आपके पास जो एमसीक्यूज हैं, इसके लिए लाइक कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम होता है वो टोटल टाइम आपने रखना है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं टोटल टाइम आपका कहा जाता है कि 25 मिनट्स हैं, लेकिन होते वो 20 मिनट्स हैं,
ठीक है ना, मतलब कि ये 25 मिनट्स के नाम पर आपको 20 मिनट्स मिलते मैंने प्रैक्टिकली ड्यूटी की है, तो मुझे पता है कि यार पेपर देने में और फिर वो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है। तो 20 मिनट्स अगर के हम लोग रखें ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 1 पॉइंट समथिंग आपका अप्रोक्सीमेटली टाइम बनता है ईच एमसीक्यू के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास 1 मिनट समथिंग बनता है, यानी कि 60 सेकंड है आपके पास एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एक काम करना, पेंसिल पकड़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बाद में ये कहते हैं, अभी भी किसी ने कहा कि 2-3 एमसीक्यूज गलत हैं, उसकी रीजंस होती हैं कि आप लोग एमसीक्यूज करते ही मतलब कि ना आपका वे ही गलत होता है, ठीक है। पेंसिल पकड़ लोगे, पेंसिल पकड़ने के बाद 17 एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करना, ठीक है। 17 एमसीक्यूज में से मोस्ट लाइक कह सकते हैं प्रोबेबल केस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपके एटलीस्ट आपको 12 एमसीक्यूज आते होते हैं, परफेक्टली आते होते हैं, ये परफेक्ट होते हैं आपके। ये मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। और 12 एमसीक्यूज आप पहली फ्लो में पेंसिल पकड़ के आप एक नजर में रीड करेंगे, ठीक है। अब बाद एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज, तो आपको मिसाल के तौर पर लाइक कह सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, आयनिक स्ट्रक्चर है, हमें पता होता है कि यार इसका यही आंसर है, मिसाल दे रहा हूं, तो आपने डायरेक्ट जितने एमसीक्यूज आते हैं पहली फ्लो में आपने उन पर डॉट लगा लेना, ठीक है। एक दफा पूरे एमसीक्यूज को रीड कर लो, जो नहीं आता लीव इट, छोड़ दो उसे, ठीक है। उसके लिए प्लान बताता हूं क्या करना है। आपने एमसीक्यूज रीड कर लिए हैं, और रीड करने के बाद आपने पेंसिल को एक दफा देख लिया, और आपने जो सही सही ऑप्शन थे उन पर डॉट लगाना है, फिल नहीं करना, उसके साइड पर डॉट लगाना है, उसके अंदर डॉट नहीं लगाना। ये भी जरा ध्यान में रखें कि आप लोग उस सर्कल के बीच में, बबल के बीच में डॉट लगा देते हैं, साइड पर उस बबल के करीबी डॉट लगाने के, हाँ यार ये मिसाल के तो सी ऑप्शन है, तो आपने इसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, फ्लो पूरा हो गया एक, इसमें तकरीबन आपके 5 मिनट लगेंगे, एक 5 मिनट भी नहीं, 4 मिनट या 3 मिनट, अगर बहुत स्लो रीडर हो 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। आप रीड करके नीचे आ जाते हो, और नीचे आने के बाद आपको पता है कि यार मेरे मतलब कि ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मुझे आते हैं, अब मैं उन पर कंफर्म हूं। जब दोबारा रीड करोगे, दोबारा रीड करोगे, जो एमसीक्यूज कंफर्म है, जैसे डायरेक्ट सॉल्व होने वाले हैं, और आपको 110% पता है कि यार ये कंफर्म यही है, उनको फिलअप कर दो सारों को, दैट्स इट। तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें कम से कम ये नहीं रहेगा कि यार ये एमसीक्यूज मैंने गलत किए, क्योंकि जो तुम जल्दबाजी में एमसीक्यूज गलत करके आते हो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और ये पहली फ्लो में, दूसरी फ्लो में आपने उनके फिलअप करके अपने माइंड से आधा बोझ उतार देना है, और फिर उसके बाद जो रहते हैं उस पर सोचना है। अब वहां पर 2 प्लान आते हैं, ठीक है। प्लान ए मैं बताऊंगा, प्लान बी तुम्हें पता है, ठीक है। प्लान ए ये है कि तुम उस एमसीक्यूज को जितना पॉसिबल है सोचो कि यार ये एमसीक्यूज कहां पर मैंने देखा था, और इसका लाइक कह सकते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, और एलिमिनेशन मेथड में तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। 2 लाइक कह सकते हैं कि ऑप्शन ऐसे होंगे जो उसके साथ नहीं मैच करेंगे, मतलब कि लाजमी बात है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल मैच नहीं करते, 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 2 ऑप्शन में बैठ कर सोचो। ये हो गया प्लान ए, मतलब कि प्लान 1। तो इसमें लाइक कह सकते हैं कि कोशिश करो जिनमें तुम्हें 70% भी श्योरिटी हो रही है ना, और उसको थोड़ा वेट करो, मतलब कि ना अब तुम टाइम देखते रहो कि अगर तुम्हारे पास लाइक कह सकते हैं कि अब 7-8 मिनट बच चुके हैं, तो 7-8 मिनट के अंदर अब जो तुम्हें 70-80% जो है वो प्रोबेबिलिटी वाले एमसीक्यूज हैं, उनको सॉल्व करके मार्क करके एंड देन काम खत्म कर लो। एंड देन उसके बाद जो रह जाते हैं वो फिर तुम्हारे लाइक कह सकते हैं तुक्के वाली गेम, वो तुम्हें बेहतर आती है, या फिर कोई और गेम, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहता, तुम लोग खुद समझदार हो। ओके जी, ये तुम्हारे एमसीक्यूज जो हैं वो 17 एमसीक्यूज हो जाएंगे। मैम आयशा तुम्हें गाइड कर देंगे इंशाल्लाह ताला कि एमसीक्यूज जो हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे तुमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, दैट्स इट। ओके, इसके बाद 14 क्वेश्चंस आते हैं ना। अप्रोक्सीमेटली आपके पास जब ये लाइक टाइम गुजरता है, अगर हम 180 मिनट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो 180 मिनट के पर्सपेक्टिव से आपके पास जो टाइम बचेगा वो लाइक कह सकते हैं कि मैं परफेक्टली सिनेरियो ले लेता हूं 180, चलो 180 के हिसाब से करते हैं। इसके बाद माइनस करो, टोटल बच गए 160 मिनट। 160 मिनट में टोटल आपने 100 मिनट इसको देने, ठीक है। और इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि जो बाकी 60 मिनट्स हैं वो आपने इसको देने हैं। ये अपने पास नोट कर लो और बस दैट्स इट। ये इसी के हिसाब से पेपर करना है, वरना पेपर रह जाएगा। जैसे फर्स्ट एनुअल में 80% बच्चों 70% बच्चों का यही रोना था कि पेपर रह गया मेरे से, ठीक है। मतलब कि कोई एमसीक्यू छूट गया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, सही नहीं हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, दैट्स इट। ये बड़े बच्चों का मसला आया था। अगर के 14 क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए ना, तो एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स बनते हैं, मतलब कि ना 7 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास लाइक कह सकते हैं कि ईच क्वेश्चन के लिए आपके पास बनेंगे। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 7 मिनट का टाइम है, दैट्स इट।
ये 7 मिनट का टाइम भी ऐसे वेरी करता है। अगर न्यूमेरिकल है और तुम्हें आता है और फॉर्मूला तुम्हें पता है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है, Q मल्टीप्लाई R है, ठीक है, तुम्हें पता है कि यार ये तो न्यूमेरिकल मेरा सीन है और वो न्यूमेरिकल तुम्हारा 3 से 4 मिनट में हो जाता है, तो तुम लोगों ने अपने टाइम सेव कर लिया है। एक क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 14 लाइंस की 14 लाइंस फिलअप होती हैं, उस क्वेश्चन में 7 की बजाय 9 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर कि तुम एक क्वेश्चन के ऊपर जो है 15 मिनट स्पेंड करते हो और 15 मिनट स्पेंड करने के बाद तुमने दूसरे क्वेश्चन का हक मार लिया है। अब तुम देखो, एक इंसान है ना, जैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस है, हाथ बराबर है। अब एक मिसाल के तौर पर हेल्दी बंदा है, उसके हाथ तुम छोटे बच्चे की नहीं लगा सकते, बुरा लगता है। तो इसी तरह तुम्हारा पेपर भी है, वो सारा बैलेंस नजर आना चाहिए, जितना सर है उतने उसके मुताबिक उसके हाथ शोल्डर सब कुछ होना चाहिए। दैट वुड बी साउंड्स गुड, लाइक कह सकते हैं कि सीम्स गुड, जिसमें आपके परफेक्शन नजर आती है। और याद रखना कि आपका पूरा पेपर एक बंदा चेक नहीं करता। आपने मिसाल के तौर पर माइंड में ये रखना है कि यार ये 14 क्वेश्चंस हैं, तो 14 एग्जामिनर्स हैं, 14 पेपर चेकर्स हैं, 14 पेपर चेकर्स को मैंने इंस्पायर करना है। अब एक पेपर चेकर के बाद तुम्हारा क्वेश्चन एक अच्छा चला गया और एक के बाद अच्छा नहीं गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो है वो तुम्हें मार्क्स उस तरह नहीं देगा जिस तरह अच्छे वाले ने दिए। तो तुम ये सोचकर एक क्वेश्चन पर टाइम जाया करो कि जैसे मैथ्स में कर देते हो, जैसे न्यूमेरिकल्स में कर देते हो, केमिस्ट्री के या फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में भी यही पॉलिसी है कि आपने एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि खींचतान करके टाइम को बचाना है, टाइम को मतलब कि लाइक एक यूनिफॉर्म वे में लेके चलना है। दैट्स अ की पॉलिसी या की रोल, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो 7 मिनट का टाइम इसके लिए हो गया, 1 मिनट का टाइम इसके लिए अप्रोक्सीमेटली हो गया। तो यहां पे तकरीबन तुमने जो है वो अपने 3 मिनट बचाने, यहां पे तकरीबन तुमने अपने जो है वो तकरीबन 5 मिनट बचाने, तो ये दोनों का मिला के 8 मिनट बच जाते हैं। अब तुमने माइंड में कहना है कि यार ये 95 मिनट में कंप्लीट करना है और ये जो है वो लाइक कह सकते हैं कि तकरीबन तुमने 17 मिनट में कंप्लीट करना है, कि एक दफा तुम्हें रीचेक का भी टाइम मिल जाए और तुम्हारी कोई एडिशनल जो है ना वो अगर के मिस्टेक वगैरह तुम्हें नजर आ रही थी उसको क्लियर कर सको, दैट्स इट, या उसको आखिर में कंप्लीट कर सको। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट होता है और 60 मिनट के बाद आपके पास इसको अगर के देखें तो ये तकरीबन 15 मिनट्स बनते हैं आपके पास हर क्वेश्चन के, राइट। तो 15 मिनट्स में अगर कि हम लोग देखें तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। एक लॉन्ग क्वेश्चन को 15 मिनट में कर सकते हो यार। अगर तुम्हें 60% भी आता है ना, 40% नहीं आता, तब भी तुम उसको आराम से 15 मिनट में कर सकते हो। ये मत करना कि एक क्वेश्चन को लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना सिंपल वे में आपने जो है ना वो खींचतान के आराम से मतलब कि ना आधे घंटे में किया है, तो इसका मतलब माइंड में ये रख लेना तुमने अगले क्वेश्चन का हक मार लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन का हक मारने का मतलब ये होता है कि आपने लाइक कह सकते हैं कि जो परफॉर्म करना था मार्क्स के लिए, अब आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे आप लोग चल रहे थे। दैट्स इट। ये टाइमिंग, ये लाइक कह सकते हैं कि मिनट की कंट्रीब्यूशन, और इसके अलावा लाइक कह सकते हैं कि 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, मिसाल के तौर पर 2 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 20 मिनट के बाद 2:20, ठीक है, 100 मिनट के बाद आपके पास उसमें एडिशन कर लो, लाइक कह सकते हैं कि 3:20 और 3:20 में आप 40 ऐड करो, 4 बज जाएंगे। 4 बजने के बाद आपके पास यहाँ पर लाइक कह सकते हैं 4 बजे तक तुम्हारा जो है वो मिसाल के तौर पर शॉर्ट खत्म होना चाहिए। एक इस तरह ही है ना, मतलब कि आप टाइम को अपने साथ मैनेज करते हो। अगर कि तुम्हारा शॉर्ट 4:15 तक खत्म नहीं हुआ, जैसे 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, तो बच्चों को यही कहता हूँ कि यार लाइक कह सकते हैं कि 11 बजे तुम्हारा खत्म होना चाहिए परफेक्टली। अब 11 से पहले पहले 10 कम 11 अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि तुम्हारे पेपर की स्पीड स्लो है, आखिरी वाले क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारा का सारा सिनेरियो, ये सारा का सारा हिसाब किताब आपके पास लाइक कह सकते हैं केमिस्ट्री के लिए था, दैट्स इट। इसके अलावा जो जितनी भी लाइक कह सकते हैं कि डिटेल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने टाइम मैनेजमेंट पर गाइडेंस देनी थी, और बच्चों की बहुत ज्यादा क्यूरी थी कि सर टाइम मैनेजमेंट पर आपने लाइक हमें स्पेशल बताना है। मैंने जल्दी जल्दी बोला है क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है। अब मैम आयशा आप मुझे सुन सकते हैं, काइंडली मेक श्योर कर दें प्रेजेंटेशन, मैम आयशा आपको बता देंगी, ठीक है। मैम आयशा आपको बता देंगी। मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड मैंने वो सैंपल रेडी किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ्लक्चुएशन इशू वाला मैं आपको शो कर देता, ठीक है। मैम आयशा आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सुनो, ओके बता दें। लेट मी चेक मैम आयशा हैं या नहीं है। मैम आयशा अगर हैं, मैम ठीक है। मैम आपको मैं होस्ट कर देता हूं और आप क्लास स्टार्ट कर लें, राइट। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर बच्चों की कोई क्यूरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप उनके अकॉर्डिंगली आप फिर वो डील कर सकते हैं। मैम आयशा देखो बच्चे, मैं जो बच्चे हमारे इंप्रूवमेंट के लिए भी आए हैं, लाइक सिर्फ उसे इंप्रूवमेंट के रजिस्ट्रेशन की भी है, अगर कि मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूँ ना इंशाल्लाह ताला अपने बात के, हाँ यार टीचर हैं, तो ये मैम आयशा हैं, ठीक है। इंशाल्लाह तुम्हें ये ऐसा गाइड करेंगी क्योंकि हमारे बैच का रिजल्ट माशाल्लाह से बहुत बेस्ट आया है।
सो आप लोग जो हैं वो लाइक कह सकते हैं कि उनसे कहिए। अभी वो मैम आयशा की तरफ मैं क्लास को स्विच कर रहा हूँ। मैम आयशा आप रेडी हैं क्लास के लिए? बात दबाने वाले टॉपिक भी मैम जरा इनको जो टॉपिक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ना, आप वो टॉपिक जो हैं वो बता दें। बात दबाने वाले टॉपिक में रात 11 बजे 12 बजे जब मेरे पे हाजिरी हुई ना, ठीक है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा टाइप करके, ठीक है, मेरे पे अगर के हाजिरी हुई तो। वैसे मैम आयशा आपको बता देंगी। मैम आयशा ने जो बताना है ना, जो मैम आयशा कह रही है ना वो करो, दैट्स इट, बस बात खत्म, ठीक है। सो यू विल यस विल गिव देम दिस, ठीक है मैम, बेस्ट हो गया। बायो सर, बायो का क्या कहना है यार? ठीक है, बायो को छोड़ो फिलहाल, केमिस्ट्री जरूरी है। ओके मैम, मैं आपको एडमिन कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज करते रहो यार कि जितने बच्चे, क्योंकि बेटा स्कोर करना है, ठीक है, स्कोर कर सकते हो आप सब लोग, सही है। मैं परफेक्टली लाइक मतलब कि ना मुझे वाइब्स आ रही हैं ऐसे, पेपर आसान है इंशाल्लाह ताला, और पेपर में तुम बेस्ट परफॉर्म करके आओगे, पेपर में परफॉर्मेंस तुम्हारी बेस्ट होगी, तुम्हारे मार्क्स आएंगे। सो इंशाल्लाह परफॉर्म करके आना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाब करे बच्चे। मेरे लाइक जो भी जो हो सका मेरे से मैं तुम सबके लिए करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि बस जाना है और फाड़ के आना है पेपर, सीधी जला के आ जाना पेपर को, लेकिन ऐसा जबरदस्त पेपर करके आना है। कर लोगे या नहीं? यस नो? ठीक है, कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। रिपीट होने के चांसेस कम है फर्स्ट एनुअल के। बेस्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैंने सबको वो किया हुआ है मैम, जस्ट वेट अ सेकंड मैम, मुझे कुछ ऑफिशियल लाइक ये सेटिंग करना है, ठीक है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं यार, तुम लोग कर सकते हैं। टेंशन नहीं हो रही मुझे, बिल्कुल टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, रिलैक्स हो जाओ, परफेक्ट है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे बच्चे, जज़ाकल्लाह बच्चे। जज्बा होना चाहिए, जज्बा, ठीक है। मैकियंस जज्बा होना चाहिए, मैकियंस हो भाई, मैकियंस हो, आग लगा दो। ओके ठीक है जी, चक दे पेपर, बिल्कुल बेस्ट हो गया, बेस्ट। जज्बा भाई, जज्बा होना चाहिए, ठीक है। मैकियंस हो, जज्बा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हॉल में बैठे हुए नजर आना चाहिए, नजर घुमाओ तो तुम्हारा लेवल ही होना चाहिए, मतलब कि अलग होना चाहिए, ठीक है ना, बात ये सारी की सारी। सो मेरी बातें अपने जहन में रखना, मेरी बातें अपने जहन में रखना कि तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग करोगे, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग करोगे। और ये मतलब कि ना मैकियंस मतलब कि लाइक कह सकते मेंटेलिटी से जाओ और कॉन्फिडेंस शेक नहीं होने देना, ठीक है। बेस्ट हो गया, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और ये मैम आयशा अब आपको होस्ट करेंगी और मैम आयशा आपको गाइड करेंगे। प्राउड टू बी मैकियन, दैट्स इट मैकियंस, थम्स अप मैकियंस, थम्स अप। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेल मी कि एम आई ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, वालेकुम अस्सलाम आमिना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड आपको विजिबल है? अच्छा, तो हमने बात करनी है बेटा कि इम्पोर्टेंट, एज यू ऑल ऑफ आर आस्किंग कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, और पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या होंगी। एग्जाम्पल आपको मैं सेंड करूंगी दैट हाउ शुड बी योर पेपर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ना बेटा, आपके इम्प्रूवमेंट के लिहाज से देखा जाए, ठीक है, तो वो है चैप्टर मैंने लिख दिया ऑलरेडी 1 2 3 4 7 8 10 एंड 12। इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इन चैप्टर्स में फर्दर टॉपिक्स लॉन्ग के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से आप क्या देख लें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से थॉरली लेकर चलने हैं। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं हर एक चैप्टर को। चैप्टर 1 पे आ जाएं तो जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ उससे रिलेटेड, जैसे चैप्टर 1 में आपके पास अब हैं मेजर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर लॉन्ग के लिहाज से मैं बताऊं कि चैप्टर 1 में लॉन्ग के लिहाज से क्या आ सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है एक्सेस एंड अच्छा एक सेकेंड, लेट मी चेक चेक इट नाउ। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है। आप चेक कर लें। क्लियर है। अच्छा, तो लॉन्ग के लिहाज से सबसे पहले आपके पास एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो न्यूमेरिकल है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कवर करना है, ठीक है, लॉन्ग के लिहाज से एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, इसके अलावा फर्दर लॉन्ग में क्या आएगा, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड। अच्छा, इसका डिफरेंस भी आप निकाल लें, ठीक है। अगर यही सेम शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होता है तो आपसे पूछ सकता है कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का
ठीक है, एक्चुअल यील्ड का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये मैं आपको डिटेल डेप्थ में बता रही हूँ कि किस टॉपिक में क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करते हैं, आपने लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आप फाइंड कर लेंगे वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो एक्सेस होगा। तो सबसे पहले अगर हमें मास में डेटा गिवन है, हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स के बाद हमने कन्वर्ट करने हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिटी मेथड से करते हैं या आप वो दूसरे फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं, जिस भी मेथड से करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक्सेस फाइंड कर लेना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, एक्सेस ये है। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड के न्यूमेरिकल्स और इसका डिफरेंस आप शॉर्ट के लिए करेंगे। अच्छा, थर्ड में अगर बात करें परसेंटेज कंपोजिशन, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी में इस परसेंटेज कंपोजिशन को मैं लिखूंगी। परसेंटेज कंपोजिशन और मोल रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से कम कैटेगरी, मोल वाले क्वेश्चन भी आप इसके साथ लेकर चलें। तो मतलब ये तीन टॉपिक्स जो हैं, हाँ, अगर ये आप प्रिपेयर कर ले बिस्मा तो 80% आपके इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्क्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये छोड़ना नहीं है। अच्छा, चैप्टर 1 में थे सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज है। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल 1.3 हो गई जैसे। ठीक है, बुक की एग्जाम्पल की मैं बात करूं 1.3, जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करेंगे क्योंकि पूरी बुक है और एंड में इसको एक रिव्यू भी दे देंगे। 1.8 हो गई, 1 पॉइंट आपके पास 10 हो गया। तो ये वाली एग्जाम्पल जरूर करें। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए अगर हम बताएं कि एमसीक्यूज में आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, मेरी ट्रिक ये होगी प्लस अभी मैं आपको 2 पेपर्स भेजूंगी आफ्टर द सेशन, आपको 2 एक मॉडल पेपर्स भेजूंगी। एक है आपके पास पिछले साल का फाइनल पेपर, क्योंकि मेरी जो असेसमेंट रही है वो ये है कि वो फाइनल का ही पेपर थोड़ा बहुत चेंज करके उसके एमसीक्यूज को आगे पीछे करके उसके क्वेश्चंस को आगे पीछे करके वो इंप्रूवमेंट का पेपर मिलता जुलता दे रहे हैं। ठीक है, उससे उससे थोड़ा बहुत मैच करेगा। तो आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि जो आपका एनुअल पेपर था 2014 का उसको अच्छे तरीके से देख लोगे। ठीक है, 2013 वाला पेपर भी भेज दूंगी, 14 वाला भी भेज दूंगी और मॉडल पेपर मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं भेज दे दूंगी। ठीक है, इंग्लिश का मैं कुछ कह नहीं सकती मिशल, आप वो टीचर से कंसर्न करें, लेकिन केमिस्ट्री में फॉर श्योर मैं आपको कह रही हूँ कि इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो 2 ईयर के पेपर 13-14 में आपको सेंड कर दूंगी, साथ में आपने जो है कोई मॉडल पेपर देख लेना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक बच्चा लेता जाए ताकि आप लोग फिर ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर 1 की मैंने बात की है। ठीक है, मैं चैप्टर 2 पे फर्दर ब्रेक डाउन करूंगी। अच्छा, 2 में डेरिवेशंस हैं। ठीक है, 2 में डेरिवेशंस हैं, कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है फिर मुझे साथ साथ बताते जाएं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। चैप्टर 2 में अगर हम बात करें कि 2 में क्या क्या आ सकता है, चैप्टर 2 इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग के लिए, ठीक है वर्दा, ठीक हो गया, आप साथ साथ लेते जाओ। लॉन्ग के लिए है आपके पास डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। रेडियस और एनर्जी की जो डेरिवेशन है आपने ये जरूर करनी है। ठीक है, डेरिवेशन, पूरी डेरिवेशन आपने लॉन्ग के लिए करें। इसके अलावा डेरिवेशन ये एक ही के साथ दूसरी डेरिवेशन है वेव नंबर की। ठीक है, ये लॉन्ग में आएगी, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर की डेरिवेशन क्या होगी। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट रिपीटेटिव अगर देखा जाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और ये डेरिवेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम घूम फिर आकर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन देता है। अच्छा, क्वांटम नंबर पे आए। अब क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट भी है, जो लॉन्ग भी है, जो एमसीक्यू भी है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तीनों में इक्वली आ सकता है, दैट इज शॉर्ट, लॉन्ग और यू कैन से एमसीक्यू, दैट इज क्वांटम नंबर, नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। ठीक है, एमसीक्यू में वो पूछता है एस की वैल्यू ये है तो एल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या वो एमसीक्यू में पूछता है कि ये 2 शेल्स हैं, इसमें किसकी शेल की वैल्यू एनर्जी हाई है और लो है। ठीक है, वो आपको पता है E इज इक्वल टू एन प्लस एल के फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो एमसीक्यू के लिहाज से आएगा। अगर शॉर्ट में आएगा तो वो आपको कहेगा कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। ठीक है, स्पिन एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए क्या होगा। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल टाइप देगा या वो आपको कहेगा एलेबोरेट करें। ठीक है, लॉन्ग में आएगा तो वो ऑब्वियसली कहेगा कि इसको पूरे तरीके से लिखें, लेकिन इस किस्म के क्वेश्चन के बस इसको डिस्क्राइब करें
इसका स्कोप थोड़ा सा कम हो रहा है। अच्छा, डिस्कवरीज को अगर हम देखें ना, तो कैथोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट है, मिशेल ने ये क्वेश्चन उठाया कि डिस्कवरीज बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इसकी, तो वो जो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट है वो जरूर आपने कर लेना। ठीक है, कैथोड वाला जो एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट है और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट में जरूर देखें। अक्सर साइंटिस्ट का पूछ लेता है कि क्या चीज डिस्कवर की किसने। ठीक है, कैथोड रेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एनोड रेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, कौन सी रेस का चार्ज, अच्छा चार्ज क्या है, मास क्या है पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, मास क्या है, तो एक टेबल टाइप हम डिस्कस करते हैं, वो आपने करना है। अच्छा, फिर रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रूल्स अगर हम देखें, होम रूल, ये पिछला पेपर भी चेक करें, अभी आपको मैं सेंड करूंगी होम रूल के बारे में। होम रूल हो गया, एफबो प्रिंसिपल हो गया, अकॉर्डिंग टू द एफबो प्रिंसिपल क्या होगा, तो जो रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपने जरूर कर लेना है। ठीक है, इसके साथ अगर एक्सरसाइज पे जाएं तो एमसीक्यू तो हर एक चैप्टर के आपने थॉरली देखना है, क्योंकि उन्हीं एमसीक्यूज को वो आगे पीछे करेगा। मैंने क्या कहा, एमसीक्यूज की स्ट्रेटेजी होगी एक्सरसाइज प्लस आपके जो है, जो दो पेपर्स अभी मैं आपको सेंड करूंगी 2013 और 14 वाले, ठीक है, वो, और कोई मॉडल पेपर हुआ तो वो हमने देखना है। तो वो एमसीक्यूज का हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वाले एमसीक्यूज, क्वांटम नंबर में एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, डिस्कवरीज से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से लेना। हाँ, नेशनल बुक की एक्सरसाइज अंजिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, रेडबर्ग, हाँ रेडबर्ग कांस्टेंट आपको आना चाहिए। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू क्या है, आर के यूनिट्स क्या हैं, आर के यूनिट्स डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, आइडियल गैस की बात तो आगे वाले चैप्टर्स में आएगी, लेकिन ये अक्सर एमसीक्यूज में ये बात आ रही होती है। ठीक है, हाँ, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर में ये वैल्यू होती है, नहीं नहीं, वो आप याद करके जाओगे निमरा। ठीक है, ये वैल्यू आप याद करके जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 4, 9, ठीक है, 4, 9, अब बीच में से पिक एंड चूज किया है मैंने यहां से। ठीक है, XXI और XIII, ये एक्सरसाइज में आप जो है क्वेश्चन 2 के नाम से जो ये क्वेश्चंस हैं, ये आप मस्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है निमराज, ठीक है ठीक है। हाँ, एक्सरेज, हाँ एक्सरेज कहाँ से प्रोड्यूस हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, एक्सरेज कहते किसे हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा आपके पास आइडिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गया चैप्टर 2 के लिहाज से। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2.6। एक एग्जाम्पल है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम्पल 2.6। ठीक है, चैप्टर 2 की अगर हम बात की जाए। अच्छा, 3 पे जाते हैं, थ्योरीज देखो, 1, 2, 3, 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर मैं इसको गलत नहीं लिख रही, मैं इसको चेकआउट कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, ये 12 है और उसके आगे 13। ठीक है आयशा, तो आपके पास जो थ्योरीज वाला चैप्टर है ना, एमओटी, वेस्पर, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये मेन थ्रस्ट है इस चैप्टर का। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी चेक करो, प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, मैंने अभी स्टूडेंट्स को भी बताया था, रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपके पास होगा, कि अगर मेरे पास CH4 का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वो कहता है कि CH4 का बॉन्ड एंगल बताओ, इसकी ज्योमेट्री बताओ, इसके लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, इसकी पूरा जो इसकी कहानी है वो बताओ। वो तो उसके लिए एक टेबल आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसको वेस्पर थ्योरी का पूरा टेबल आप याद कर लोगे तो वो चीज याद हो जाएगी। आगे चलते हैं हम, तो चैप्टर चलते हैं 3 की तरफ। ठीक है, मेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में क्या करोगे, ठीक है, चैप्टर 3 में आपने क्या करना है, चैप्टर 3 में, अच्छा 3 में ले जाएंगे थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज लॉन्ग के लिहाज से अगर आप देखें तो वेस्पर थ्योरी है। अब वेस्पर और वीबीटी और एमओटी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। अब एमओटी में आपको पता है कि एप्लीकेशंस आती हैं। एमओटी की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में एप्लीकेशंस आती हैं, शॉर्ट में। ठीक है, वो कहता है कि O2 की एमओटी डायग्राम बनाओ। ठीक है, फॉर्मेशन बताओ, इथाइन की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इथाइन की फॉर्मेशन, इथीन की फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी एक लॉन्ग है। हाइब्रिडाइजेशन लॉन्ग प्लस शॉर्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग में भी वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की देखें अगर लॉन्ग की, तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का दे रहा है, तो वो 6
6 में से 3 मार्क्स भी दे सकता है, और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 4 और 3 की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो मेरा जब मतलब होता है कि लॉन्ग शॉर्ट, तो इसका मतलब है इसमें से शॉर्ट भी निकलता है, इसमें से लॉन्ग भी निकलता है। ठीक है, तो वेस्पर, वीबीटी, एमओटी ऐसे हैं कि ये डुअल नेचर हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आएंगे। अच्छा, आगे बात करें हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में आपने ये याद रखना है कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें से एमसीक्यू निकलता है। जैसे वो कहता है कि इथाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इथीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है कि एमसीक्यू भी बनेगी इसके अंदर से। वो कहेगा हाइब्रिडाइजेशन बनाकर दिखाओ, इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। आपने पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लोन पेयर, उसके बॉन्ड पेयर्स को देखना है। ठीक है, फिर उन मॉलिक्यूल्स को कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइज करना है, फिर फाइनल एक ज्योमेट्री आप नीचे बनाते हो। ठीक है, मेक श्योर करें कि आपका ये जो आंसर है ये विद इन वो 14 लाइंस के अंदर अंदर जो है वो कंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो थ्योरी प्लस डायग्राम्स इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे। ये तो हो गया चैप्टर 3। अच्छा, इसके क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं कि एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 7। ठीक है, तो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ अगर कुछ इससे लिंक करता है वो आपने नहीं छोड़ना, लेकिन स्पेसिफिकली एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 7 जो है वो इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद एमसीक्यू। एमसीक्यू आप सबके देखेंगे, एमसीक्यू किसी चैप्टर का जो नेशनल फाउंडेशन बुक का है वो नहीं छोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो वर्दा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर 4 की बात करें। ठीक है, मैटर गैसेस का चैप्टर है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड यूनिट्स ऑफ आर कैसे फाइंड करते हैं हम? आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, कौन सी गैस मोस्ट आइडियल है? चलो वैसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा आइडियल है, विच गैस इज मोस्ट आइडियल? ठीक है, इसको रब करते हैं। हाँ, मरियम कहती है NH3। NH3 है, ना करो खुदा का हो, कहीं NH3 नहीं है। रामीन कहती है हीलियम। हाइड्रोजन, वेरी गुड। हीलियम एंड हाइड्रोजन इज कंसिडर टू बी मोर आइडियल गैसेस। ठीक है, अब इसके लिए आपको वो ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्राफ है आपकी बुक में। ठीक है, उसमें देखो कि आपको हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा करीब तर नजर आएंगे इन द ग्राफ। ठीक है, बाकी गैसेस पे बहुत दूर हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द गैसेस इज मोर आइडियल या लेस आइडियल या नॉन आइडियल, इस किस्म का एमसीक्यू वो आपको दे रहा होता है। ठीक है, तो आइडियल गैस और उसका जो कांस्टेंट है उधर से भी अक्सर एमसीक्यू आ रहे होते हैं। तो अगर लॉन्ग के लिहाज से देखूं तो वो एब्सोल्यूट जीरो पूछेगा। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करें। आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे, पूरी उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, और डेरिवेशन के बाद उसकी यूनिट ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करोगे, कि आर का यूनिट कैसे आएगा, डिफरेंट यूनिट्स हैं आर के। ठीक है, वो सारी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा, आइडियल डिफरेंट गैसेस का आइडियल गैस बिहेवियर क्या है? ठीक है, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, इक्वेशन और डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन लिख देती हूँ, इक्वेशन भी है और डेरिवेशन भी है। अच्छा, इसके बाद वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, वेंडरवाल इक्वेशन क्यों आई, कैसे आई, क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसको हम, इसका आइडिया आपको आपके पास होना चाहिए। डेल्टन्स लॉ, डेल्टन लॉ इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट के लिहाज से मैं देखूं तो डेल्टन लॉ जो है वो शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, डेल्टन लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, इंशाल्लाह ताला होपफुल हूं मैं कि इधर से ही क्वेश्चंस आएंगे, प्लस हम जरा पास्ट पेपर को जरूर देखेंगे जो हमारा तो 2014 और 13 का पेपर है। ठीक है, क्योंकि मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है थोड़ा हल्का फुल्का पेपर को चेंज करके मोस्टली वो वाले क्वेश्चंस वो दे रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी उसने किसी ना किसी एंगल से एनुअल में पूछे हैं। ठीक है, 4.4, 14, 4.17 ये दो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन 3 है आपके पास, क्वेश्चन 16 शॉर्ट में 3 कर लें। ठीक है, और क्वेश्चन 16 कर लें और 17 कर लें। ठीक है, तो ये हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैं असिस्टेंट से कहूंगी आपके साथ शेयर कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वर्दा। ये चैप्टर 4 तक की बात होगी। अब चैप्टर 4 सबसे पहले आपने 1, 2, 3, 4 को कवर करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 आपके हो गए, ये मेजॉरिटी चैप्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ऊपर मैंने लिखा भी है, आप नेक्स्ट स्किप करेंगे चैप्टर 7 पे। बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है,
उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ। जैसे लिक्विड क्रिस्टल शॉर्ट का है, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं, कैसे अचीव होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स हैं वो चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है। एवापोरेशन विस्कोसिटी के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो बाकी चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने जो मेन फोकस है वो इन चैप्टर्स पे रखना। तो जैसे चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन चैप्टर 5 में अगर आप करेंगे तो आप टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करें। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जिसमें वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, ठीक है, एलडीएफ फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये सारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 में अगर कुछ करना है तो ये करें, ठीक है। शॉर्ट के लिहाज से लिक्विड क्रिस्टल करें, लिक्विड क्रिस्टल करो शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। एवापोरेशन और विस्कोसिटी इसको लॉन्ग के लिहाज से करो, लॉन्ग शॉर्ट दोनों लिहाज से करें। वो अगर कह दे वाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, या विस्कोसिटी में कौन सा ज्यादा विस्कस है, कौन सा कम विस्कस है, हाँ, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हो गया आपके पास, तो इस जैसे क्वेश्चन एवापोरेशन और विस्कोसिटी से वो निकाल सकता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी से, विस्कोसिटी और उसके जो फैक्टर्स होंगे उसको आप लॉन्ग के लिहाज से देखिएगा, और मे बी शॉर्ट के लिहाज से भी वो अगर इसमें से एसएलओ बेस निकालता है तो चैप्टर 5 में ये है। पर यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज देख लें, ये एक्सरसाइज में से सिर्फ इसके एमसीक्यूज देख लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5, ठीक हो गया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, ठीक है। 6 में अगर जाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एन आइसोट्रोपी, एलोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ऊपर मेंशन नहीं किया, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से भी आप उठा लें, ठीक है, चैप्टर 6 में से, तो चैप्टर 6 में से क्या उठाएंगे आप, आपने उठाना है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगेन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एन आइसोटॉपी, इनका आपस में डिफरेंस, ठीक है, आपस में डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, किसे कहते हैं हम, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, ये लॉन्ग के टॉपिक्स हैं प्लस शॉर्ट में भी आ सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके अलावा एन आइसोट्रोपी, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम क्या है आपके पास, एन आइसोट्रोपी क्या है, एलोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी और एलोट्रोपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है, जैसे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर में हमें पता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अक्सर आपसे पूछता है व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट लेड, लेड को कन्वर्ट करना है, ठीक है, या आपके पास रोम्बिक को ऑर्थोरोम्बिक में कन्वर्ट करना है, तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, एमसीक्यू पूछता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा NaCl का स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन जरूरी है, तो जो स्ट्रक्चर आप बना लेते हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, उसमें जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कि ईच यूनिट एरिया में ये है, इतने आपके पास यूनिट एरिया में ये कैलकुलेशंस हैं, आगे मैं लिख लेती हूँ कैलकुलेशंस, वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, लेटिस एनर्जी क्या होती है और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इससे इसकी कैलकुलेशन आगे आपके पास है बॉर्न हेबर साइकिल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉर्न हेबर साइकिल जो आगे के चैप्टर्स में आएगी उसको डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल, ठीक है। अब यहाँ जो डिफरेंस शॉर्ट के लिहाज से मैं देखूं तो डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल, आयोनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, ये आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर एंड आपके पास मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक क्रिस्टल, ये चीज आ सकती है, ठीक है। तो आपने जरूर करना है, और प्लस एक्सरसाइज में इसके एमसीक्यू देख लोगे, तो एमसीक्यू आपने नेशनल बुक फाउंडेशन का पूरी बुक का ऑलमोस्ट ये चीज आपने देख कर जानी है, ठीक है। एमसीक्यू तो खामखा देखोगे, क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आप स्किप भी कर दें, ये टॉपिक्स आपने जरूर देखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरदा। अच्छा, चैप्टर 7 पे जाते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4th के बाद, वो है चैप्टर 7 आपके पास। चैप्टर 7 में आपने क्या देखना है, अभी भी एक क्वेश्चन में देख रही थी, वो कह रहा था डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन केपी, केसी, केएक्स, केएन, ठीक है। नहीं, इस चैप्टर की एक्सरसाइज ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स बता रही हूँ अंजल, वो आपने जरूर करनी है, ठीक है।
तो डेरिवेशन जो है के पी के एक्स के एन चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है कि इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 किसी भी रिएक्शन का, तो के पी के एक्स के एन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा होता है, तो वो आपने देख लेना है। तो लॉ के लिहाज से एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन ही तो सबको आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन और उसकी डेरिवेशन, या तो वो जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन स्टेटमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट और उसकी डेरिवेशन, जनरल प्लस स्पेसिफिक। तो एक रिएक्शन दे देगा, फॉर दिस रिएक्शन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर केसी, ठीक है। तो डिराइव द एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो लॉ ऑफ मास एक्शन की पूरी एक्सप्रेशन में डिराइव करूंगी, लेकिन फॉर स्पेसिफिक, जनरल भी आ सकती है। अच्छा, और दूसरी बात मैंने आपको कहा लॉन्ग के लिए कि रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किसका है, के पी के एक्स के एन, ठीक है। इसका रिलेशनशिप का एक आपने पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन के पी के सी के एक्स के एन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, in terms of concentration, in terms of mole fraction, in terms of number of moles, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन की बात करें तो अक्सर वो पूछता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज सिंपल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उससे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्लेनेशन या एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ केसी लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हेबर प्रोसेस, और हेबर प्रोसेस में क्या है आपके पास, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, एमसीक्यू की बात की जाए कि इस चैप्टर में एमसीक्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एमसीक्यू के लिहाज से बात की जाए तो वो आपसे पूछता है फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ केसी इज 0, ठीक है। रिएक्शन नीचे गिवन होंगे, आप फाइंड करेंगे जिसमें रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वहां केसी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फॉर विच रिएक्शन, ठीक है, केसी का यूनिट ये होगा, ठीक है। तो वो आपने डिराइव करना होगा, एमसीक्यू में अक्सर वो ये दे रहा होता है, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपने हेबर प्रोसेस याद कर लेना है, ठीक है। हेबर प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल आर करेंगे चैप्टर 7 में। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से मोस्ट के पी और के एक्स के और के एन के बाद में कहूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी तो अभी ऑलरेडी एक पेपर जो मैं आपको भेजूंगी उसमें भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करोगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें से एमसीक्यू निकलते हैं, के पी के एक्स के एन किसके इक्वल होगा, के पी कब ज्यादा होगा रिएक्शन का, के एन कब ज्यादा होगा, ठीक है। और आपके पास ये देख लेंगे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, दो सॉल्ट्स हमने कंसिडर किए हैं, कॉमन आयन है, किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाँ, फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम आ सकता है लॉन्ग में दुआ, ठीक है। इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, वो लॉन्ग में आ सकते हैं, वो जनरल है, वो इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर आ सकते हैं लेकिन मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, एप्लीकेशंस कर लें आप, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल इसमें कौन सी है, तो एग्जाम्पल ये हमने बहुत डिटेल में आपको चीजें बता रही हूँ 7.9, ठीक है। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 6 कर लो, 14 कर लो, ठीक है, 15 कर लो, 18 कर लो, ठीक है, और 19 कर लो, ठीक है। तो आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ वर्दा, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर 7 हो गया हमारे पास, चैप्टर 8 की हम बात करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अगेन के ए और के पी का क्या रिलेशनशिप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इंशाल्लाह 80 मार्क्स के लिए आप थॉरली इसको प्रिपेयर करें बिस्मा, ठीक है। आई एम होपफुल कि पेपर इसी के बीच में से बनेगा और आसान बनेगा। ये हमेशा याद रखें, इंप्रूवमेंट पेपर इज इजियर देन द एनुअल पेपर। जो आपका एनुअल पेपर आएगा उससे ज्यादा इजी पेपर आपका इंप्रूवमेंट पेपर होता है, ठीक है। तो चैप्टर हम कौन से बात करें, चैप्टर 8 पे आ गए, ठीक है। चैप्टर 8 की तरफ आ गए, मैंने कहा 7, 8, 10 और 12 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 की अगर बात करें तो लॉन्ग के लिए आप करें कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट,
कंजुगेट एसिड एंड बेस को अगर हम देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है? ठीक है, अब पी के ए, पी के बी, ठीक है, वो वैल्यूज आप देखेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे, इसके नीचे इसके साथ में फैक्टर्स भी लिख लेती हूँ। ठीक है, फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं कि पी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, पी के बी की वैल्यू कम होगी तो फिर क्या होगा। ठीक है, पी के ए की, पी के बी की वैल्यू कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये वाली बातें कर लें। रिलेशनशिप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद, वो है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन के ए एंड के बी। के ए और के बी का क्या रिलेशनशिप है, डेरिवेशन है तो उसको करें। अच्छा, बफर, बफर तो फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। ठीक है, शॉर्ट के लिहाज से बात करें तो ये बफर सॉल्यूशंस क्या है, और एसिड डालूं, अगर ये वो एग्जांपल देगा कि ये सोल्यूशन है, इसमें मैंने एसिड डाला थोड़ा सा या बेस डाला, तो बताओ इस सोल्यूशन का पीएच ज्यादा होगा कम होगा। तो इसकी मैं बात करूं तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों का क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशनशिप वाला। ठीक है, रिलेशनशिप भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आता है। ठीक है, इसकी मैं बात करूं, ठीक है, ये असल में पहले हम कहते थे कि शॉर्ट है या लॉन्ग है, असल में आपको पता है कि लॉन्ग को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है 3-3-2 की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता रही हूँ। ठीक है, और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 3-3 की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आप बेशक पेपर उठाकर देख लो। ठीक है, तो हाँ, बफर, टाइप्स ऑफ बफर लेकर जाओगे अंजल। ठीक है, तो क्यों मैं इसको शॉर्ट लॉन्ग कहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज शॉर्ट बन रही है तो वो लॉन्ग में भी 3 मार्क्स की आएगी। ठीक है, वो लॉन्ग में भी 3, वो आपको रूब्रिक्स की भी मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगी कि वो कैसे चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल एंड में इस पर डिस्कशन करते हैं कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे स्टूडेंट डेफिनेशन, हर किस्म की डेफिनेशन लिख देता है, एग्जाम्पल लिख देता है, नीचे लिखने की जगह ही नहीं। अब ऑब्वियसली उसने कुछ डेरिवेशन भी लिखनी थी, कुछ और लिंक्स देने थे, उसने जगह ही नहीं छोड़ी। ठीक है, तो टीचर जब भी पेपर चेक करता है, आपने इस माइंडसेट से देखना है, इस क्वेश्चन में अगर बफर है फॉर सपोज, तो बफर किसे कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है बफर की। ठीक है, एसिडिक बफर कौन सा है, बेसिक बफर कौन सा है, मेन फैक्टर्स कौन से। अगर ये पूरी बात मैंने एक 14 लाइंस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी है तो इसका मतलब है मेरे मार्क्स पूरे हैं। तो मैं इसको हर एंगल से देख रही हूं। अगर सिर्फ आपने डेफिनेशन और एग्जाम्पल दी है तो मे भी रूब्रिक्स में उसने कुछ ना कुछ और डिटेल्स लिखी है। ठीक है, तो रूब्रिक्स जब भी होते हैं, जब हमें चेकिंग क्राइटेरिया मिलता है, तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा चीज, ठीक है, कम से कम स्पेस में और कंसाइजली और प्रिसाइजली उसको लिखते हैं। सैंपल पेपर मैं आपको सेंड करूंगी जिसमें स्टूडेंट ने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, एक चीज उस पर एंड में बात करते हैं, मैं आती हूँ एंड में, तो एंड में उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपने किस तरह पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है। तो चैप्टर 8 को कंक्लूड करते हैं कि इसके क्वेश्चंस में आपने कौन सा याद करना है। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेटिवली आते रहे। ठीक है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6 को अगर हम देखें शॉर्ट में, ठीक है, और क्वेश्चन 6, 7 और 8 को देखें, ठीक है, एक्सरसाइज में। ठीक है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अंजल, नहीं फैक्टर्स को करो। ठीक है, बफर, बफर की टाइप्स। ठीक है, बस जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन पे आती हूँ और फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको हम डील कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 9 पे हम आते हैं, चैप्टर 9 पे हम आते हैं। ठीक है, 9 पे आप क्या करेंगे, 9 अब इंपॉर्टेंट में मैंने नहीं लिखा, लेकिन अगर आप करते हैं तो 9 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9 की अगर मैं बात करूं। ठीक है, अगर कुछ नहीं छोड़ना बुक में तो वो ऑर्डर है, रेट है, आता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसके ऊपर रेट लॉ भी बेस्ड है। हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट का क्वेश्चन है, अब ये शॉर्ट का है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर देखिए तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों का है। ठीक है, ऑर्डर, हाँ 9 के बाद हम कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर, और ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी टाइप्स। अच्छा, ये एमसीक्यू में भी आ रहा होता है, ये शॉर्ट में भी आ रहा है और ये लॉन्ग में भी आ रहा है। तो ये एक वाहिद ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये तीनों जगह आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में कैसे आएगा कि ये रिएक्शन है, बताओ ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है।
ठीक है, शॉर्ट में कैसे आएगा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिराइव करो, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो, क्या इसके रेट लॉ और केमिकल इक्वेशन मैच करती है कि नहीं करती। ठीक है, लॉन्ग में ऑब्वियसली वो कहेगा कि ऑर्डर क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स पे एक नोट लिखो, या ये वाला रिएक्शन है इसका ऑर्डर लिखो। ठीक है, तो ऑर्डर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं देखूं तो रेट लॉ और ऑर्डर बार बार पेपर्स में आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इसमें आप करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग रेट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के रेट को, हाँ पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निम्रा ने रेज किया है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से अगर हम देखें न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको पता है ऑलरेडी 15% ऑफ पेपर में न्यूमेरिकल 10% या 15% हम न्यूमेरिकल डालते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो है वो आप जरूर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और प्लस इससे अगर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तो वो आप मस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है, अब कोलिजन थ्योरी में यही पोटेंशियल वाली बात आ जाती है, तो मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कैटालाइसिस और टाइप ये शॉर्ट में है। शॉर्ट में अगर मैं देखूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कैटालाइसिस, आ भी चुका है पास्ट पेपर में बार बार, कैटालाइसिस एंड टाइप्स, ये शॉर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। हाँ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, उसका डिफरेंस, वो शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए एक और चीज कर लो, एंडो एंड एक्सो का डिफरेंस कर लें। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका कर लें, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 कर लो, हो जाएगा, एमसीक्यू सबके हैं। ठीक है, तो जब एसएस में भेजूंगी उसके नीचे मैं लिखूंगी, तो एमसीक्यू सबके आपने करने हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन वाले। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो नहीं छोड़ने। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चैप्टर 10, सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। अच्छा, सोल्यूशन कोलाइड में फिर आपके पास मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, राउट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी भी आ चुका है, पिछले पेपर में लॉन्ग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 10 इंपॉर्टेंट है, अगेन 10 इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैंने इंक्लूड किया हुआ है ऊपर भी। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको मैं लिख लेती हूँ, तो अगर आप ये कर लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम होपफुल आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, स्टिल यू हैव द टाइम, यू कैन डू इट। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली, ये डायरेक्ट नहीं आता कि डिफाइन करो, नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, इसके कंसंट्रेशन के यूनिट्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के हैं। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट लॉन्ग अंजल दोनों के हैं। अच्छा, अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, ये लॉन्ग है, पिछले साल भी ये लॉन्ग में आ चुका है, और मैंने कहा कि जो फाइनल का पेपर है वो जरूर देख कर जाओगे। हो सकता है, मतलब मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि जो फाइनल एनुअल का पेपर है उसके आसपास ये जाएंगे। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आप देख कर जाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है, वेपर प्रेशर डेरिवेशन। ठीक है, ये लॉन्ग का है, ये शॉर्ट में आ ही नहीं सकता, डेरिवेशन है। ठीक है, ये भी लॉन्ग का है, ये भी लॉन्ग का है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी लॉन्ग का है, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी लॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट है, ये है ही लॉन्ग के क्वेश्चन। ठीक है, वो कितने मार्क्स का देगा, वो 4 मार्क्स का देगा। ठीक है, 4 मार्क्स का इनमें से कोई एक दे सकता है। हाँ, 2024 का एनुअल पेपर, यही तो मैंने कहा अभी, 2024 का जो एनुअल पेपर है वो बड़े अच्छे तरीके से हम देखेंगे, मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसमें है बेसिकली डॉक्यूमेंट में सारे पेपर है, उसमें से केमिस्ट्री का पेपर निकाल लोगे, डॉक्यूमेंट में भेजूंगी। 2024 एंड 2023 का पेपर, 2 साल के सिर्फ पेपर है। ठीक है, वो अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया आपके पास, ये एक्सरसाइज में क्या करोगे। एक्सरसाइज में अगर एग्जाम्पल की बात करूं, इस चैप्टर में अब एग्जाम्पल्स भी बहुत सारी हैं। एग्जाम्पल 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12, 6 के बाद 12, 10.13, 10.14, ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसकी एक एक्टिविटी भी थी,
एक एक्टिविटी जरूर देखेंगे, बाकी किसकी एक्टिविटी मैंने आपको नहीं कहा था। देखिए इसकी एक साइंस सोसाइटी एक्टिविटी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, वो जरूर देख कर जाओगे। डिप्रेशन, इसकी एक एक्टिविटी आपकी बुक में है, वो देख कर जाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21, सिर्फ 21 देखो। ठीक है, अब ये मैं चूज एंड पिक आपको करके दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका, वर्दा आगे चलते हैं। चैप्टर 11 पे आए, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, आ गए हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल। हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? अब इसके अंदर दो ही टॉपिक्स मैं आपको दूंगी, तो ये दो अच्छे तरीके से करें। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है, लैटिस एनर्जी डायग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हेस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल को हमने कैसे करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं टूवर्ड्स चैप्टर 11, बस इसको एंड करते हैं, चैप्टर 11। ठीक है, फिर आपने कुछ पूछना हो या कुछ पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करनी हो तो वो हम फिर एंड में उसको कर लेते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है? ठीक है, लॉन्ग के लिहाज से हेस और हेबर लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हैं, हेस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, ड्रॉ द बॉर्न हैबर साइकिल या एनर्जी साइकिल डायग्राम। बॉर्न हैबर साइकिल में आगे एनर्जी साइकिल भी है, एनर्जी साइकिल डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो चीज है। अच्छा, इसका सेल्फ चेक एक ही कर लो, सेल्फ चेक है इसका, ठीक है, आपके पास 11.6, वो कर लो। ठीक है, और एमसीक्यू तो आपने सारी करने। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन 12 कर लो, 16 कर लो, 12, 16, 17, 20, 12, 16, 17 और 20। और कल पेपर के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपका पेपर आया हमारे गेस्ट के अकॉर्डिंगली कैसे गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो वर्दा। लास्ट चैप्टर है बस हमारा, उसको डिस्कस करते हैं, 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, लास्ट पेपर में भी बैलेंस रिडॉक्स क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आया था। ठीक है, रिडॉक्स इक्वेशन से, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने बैलेंसिंग कैसे करनी है और उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, वो लॉन्ग में आ भी चुका है और मैं दोबारा भी इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो लॉन्ग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12, चैप्टर 12 विच इज द लास्ट चैप्टर, इसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 12 है आपका लॉन्ग, अगर मैं बात करूं तो वो बैलेंसिंग देगा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन, ये दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अच्छा आमिना क्या कह रहे हो, अगर ये ना लिखा हो कि किस मेथड से करें, तो जिस मेथड से आपको अच्छा लगे तब करें। अगर उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, देखो अगर आयनिक इक्वेशन, आमना अगर वो इक्वेशन ही आयनिक है तो आपको आयनिक से करना पड़ेगा। ठीक है, आसान सी बात है। अगर आयनिक इक्वेशन है, मुझे नजर आ रहा है आयन्स बने हुए हैं, तो मैं उसको इसको इस मेथड से कर ही नहीं सकती। और अगर नॉर्मल इक्वेशन है तो मैं उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्यों करूंगी? तो मुझे इक्वेशन देगा तो मुझे नजर आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके कहने का मकसद क्या है। तो अगर आयनिक इक्वेशन हुई, आयन्स बने हुए, तो मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इस्तेमाल करूंगी। अगर के वो नॉर्मल इक्वेशन हुई तो मैं ये ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करूंगी। अगर वो मेंशन करेगा कि नहीं इस वाली मेथड से सॉल्व करो, फिर तो बात ये आसान हो गई। ठीक है, तो लॉन्ग में ये बात हो गई है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम क्या बात करें, स्टैंडर्ड शी, ये शी बहुत दफा आ चुका है। शी क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, शी, ये शी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शी को देखें, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शी। ठीक है, अच्छा एक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज। अच्छा, एक्टिविटी सीरीज आप याद कर लें। ठीक है, इस पे आप जिस तरह भी याद करते हैं उसको किसी तरह याद करें कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो आपको एक मेटल की सीरीज दे रहा है, हाइड्रोजन शी से ऊपर के जो हैं और शी से नीचे के जो हैं वो आपको एक्टिविटी सीरीज में याद होने चाहिए। और बैटरीज वैसे इसमें देख लें
याद होती है तो अच्छी बात है, वरना इसको इधर उधर कर लो। ठीक है, बैटरीज अक्सर स्टूडेंट को जो है वो मसला करती हैं, तो बैटरीज अगर याद होती हैं तो ठीक है, नहीं होती है तो निकाल दो। ठीक है, फाइनली एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14। ठीक है, एमसीक्यू के अलावा आप देख लें। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन वगैरह भी है। ठीक है, कहाँ अप्लाई होता है ये एक्टिविटी सीरीज शी, और ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। वी आर डन विद फाइनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एग्जाम में आ सकता है। यू कैन से कि ये मेरा गेस है, यू कैन से कि ये मेरी इंटरनल फीलिंग्स है। हाँ, सेल्फ पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल इधर ही आ जाता है। ये एक्टिविटी सीरीज में भी सेल्फ पोटेंशियल आ जाता है इधर। ठीक है, तो यू कैन से कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि इधर से आएगा। ठीक है, तो मेरी गट फीलिंग के लिहाज से आप जाएं फिलहाल। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे बात कर लेंगे कि आपने टाइम मैनेजमेंट, तो सर ने आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे और आपने अपने साथ वॉच लेके जानी है। पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स में आपने क्या करना है, देखिए मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट इसका ले लो। सबसे पहले पेपर आपका ऐसे हो कि हर एक क्वेश्चन को जब इक्वल टाइम मिलेगा तो उसका विजिबल जो मुझे नजर आ रहा है, टेम्पलेट में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, कि कैसा होना चाहिए। मे बी वो आपकी क्लास से लिंक ना करे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्लास वाला हुआ तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मे बी कि किसी और क्लास का भेज दूं। ठीक है, नहीं, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आमना टच में। ठीक है, इतना दिल मत खाओ। ठीक है, सिर्फ ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर तुमने ज्यादा से ज्यादा करना है ब्लैक पॉइंटर यूज कर लो। ठीक है, हाँ, सेल्फ पोटेंशियल इंक्लूड है। सेल्फ पोटेंशियल का सिर्फ सेल्फ पोटेंशियल नहीं, आयशा उसका फॉर्मूला सारा कुछ करोगी। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स या टेक्निक के ऊपर अगर हम बात करें तो पेपर आपका कैसे होना चाहिए। सबसे पहले जो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो क्वेश्चन 4 और 6 में कंफ्यूज रहता है। ठीक है, उसको 4 6 नजर आता है और 6 4 नजर आता है समहाउ। 9th और किस में गड़बड़ करता है, 11th में। ठीक है, एक मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट कहता है मिस मैंने 4 6 की जगह कर दिया है 6 4 की जगह। बेटा सबसे पहले मैं आपको वैसे इंकरेज करूंगी कि सीक्वेंस में जाएं। वैसे तो ऐसे कोई तुक नहीं बनता सीक्वेंस में जाने का, लेकिन मैं आपको ये करूंगी कि स्टूडेंट से कम ये मसला नहीं होता अगर उसको क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सीक्वेंस से जाएं, क्योंकि ऑल दो आपने अब 1 के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, या ये करना है या ये करना है, तो क्वेश्चन तो आपने सारे करने हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें सीक्वेंस से जाएं तो आपसे गड़बड़ नहीं होगी। नहीं जाना चाहते सीक्वेंस में तो कोई मसला नहीं है, आपकी पर्सनल वो चीज है। नहीं भी जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्पेशली 4 6 और 9 11 जब अटेम्प्ट करने लगे तो 2 दफा चेक करें कि आया सही जगह पे अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने लगेंगे, क्वेश्चन 1 है। ठीक है, फॉर सपोज दोबारा इधर सवाल लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट योर आंसर इधर से। ठीक है, इधर आपने हेडिंग दी। ठीक है, मार्कर से हेडिंग दी। ठीक है, मार्कर इस्तेमाल करें और इधर ही से शुरू कर दे आगे। ठीक है, लाइन वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट कितनी 14 लाइंस होती हैं इधर, ऑलमोस्ट 14 लाइंस फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। डोंट वेस्ट योर लाइंस। ठीक है, कोशिश करें कि इधर और इधर से बाहर ना निकले, लेकिन अभी जितने भी पेपर्स वगैरह मैंने चेक किए हैं इधर से थोड़ा सा भी बाहर चला जाता है तो इमेज मेरे पास आ रही होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बाहर चला गया तो इमेजिलेटर से कुछ मत पूछें कि मैम बाहर चला गया या ऐसा हुआ है, उसको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, जब स्कैन करते हैं ना, वो स्कैनिंग में थोड़ी सी अगर बाहर चली जाती है तो इमेज आ रही होती है हमें नजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंटर्स बने होते हैं इवन वहां तक हमें ये चीज नजर आ रही होती है। ठीक है, वो पॉइंटर्स बने होते हैं पिक्चर्स के लिए। ठीक है, तो आपने एक चीज जब भी हेडिंग दे पेपर प्रेजेंटेशन में, आपकी हेडिंग मार्कर से हो। ठीक है, बात टू द पॉइंट कंसाइज हो। अब बात को इतना बढ़ाना नहीं है कि लंबी चौड़ी दास्तान लिख दी है। ठीक है, डेफिनेशन लिखी, उसकी एग्जाम्पल लिखी, उसकी डेरिवेशन लिखी। ठीक है, आपने उसकी कोई डायग्राम है वो बनाई एंड दैट्स इट। अब देखो ये पेपर दूर से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि फिजिकल फीचर इसका बिल्कुल बराबर है, सब कुछ है इसमें, खिचड़ी नहीं बनानी। अच्छा, बाज बच्चे क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फीड करने के चक्कर में इधर खिचड़ी बना देते हैं। नहीं,
यू हैव टू मेक इट क्लियर। ना इतना ज्यादा लिखो ना इतना कम लिखो, टू द पॉइंट लिखो। अभी तक जितने भी हाई स्कोरर्स हैं जिसकी कॉपीज बोर्ड में दी हैं, ठीक है, एज अ टॉपर, आप खुद देखें उन्होंने मटेरियल बड़ा ऐसे कंसाइज हालत में लिखा हुआ है। मैं आपको टेम्पलेट भेजूंगी, अभी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो हेडिंग के लिए मार्कर यूज करें। अच्छा, आपने कोई अंदर बात हाईलाइट करनी है, कोई ऐसी लाइन के बीच की बात है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर देखेगा तो वो समझ जाएगा मुझे आंसर आता है, तो उसके लिए ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें। यूज ब्लैक पॉइंटर फॉर इट। मेन हेडिंग आपकी ब्लू मार्कर से हो, ब्लू मार्कर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कटनिप मार्कर से अगर आपकी राइटिंग अच्छी आती है तो मैं रिकमेंड करूंगी। अगर राइटिंग कटनिप से अच्छी नहीं आती, कटनिप मार्कर जो उर्दू के लिए यूज होता है, उससे राइटिंग बहुत प्यारी आती है, लेकिन बाज बच्चों की राइटिंग नहीं अच्छी आती, वो नॉर्मल यूज करें, ब्लैक पॉइंटर से अंदर करें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वो चीज हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वर्दा क्या कहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक शॉट का दो पार्ट है और एक करना है, और अगर बहुत ही बैड लक हो गई है और दोनों ना आते हो, अच्छा फिर ना आते हो तो क्या करना है, अगर तो पाते हो, अब आपको पता है लेफ्ट राइट इधर उधर से कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। एक आइडिया डेवलप करो कि इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। पहले तो वो आप कोशिश करोगे, वर्दा बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है, कुछ तो अटेम्प्ट करना है, कुछ तो लिखना है, तो उसको ऐसे लिखो कि दूर से देखने वाले को लगे कि कुछ तो है उसके अंदर, मतलब इंटरलिंक रिलेटेड मटेरियल, खाली मत छोड़ो। बीइंग एग्जामिनर मेरे पास खाली आता है, मैं ऊपर लिखती हूँ नॉन अटेम्प्टेड मार्क्स 0, लेकिन कुछ बच्चा अगर रिलेटेड अटेम्प्ट करता है, रूब्रिक्स में टीचर के पास ऑप्शन आ रहा है, इस साल भी मैंने चेकिंग की है तो रूब्रिक्स में ऑप्शन आता है एनीथिंग रिलेटेड, एनी रेलिवेंट का ऑप्शन आ रहा होता है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन आता है और उसके 0.5 मार्क्स होते हैं। मर्दा 0.5, तो 0 बेहतर है या 0.5 बेहतर है? ऑब्वियसली 0.5 बेहतर है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिख दो, वो एग्जामिनर 0 के बजाय प्रेफर करता है कि कुछ ना कुछ मार्क्स लिखे। अगर वर्दा तुमने खाली छोड़ दिया, ठीक है, तो वो लिखेगा नॉन अटेम्प्टेड और बस आगे जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने वेस्ट नहीं करना टाइम इस पे, बस इसको जल्दी से करें और आगे जाएं या एंड के लिए छोड़ दें। टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर आपने स्टार्ट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छा किया, एंड के क्वेश्चंस रह गए, तो फिर भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कीप वॉच विद योरसेल्फ। हेडिंग, इंटरनल हेडिंग को ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट करो, ठीक है, और खाली कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। मैं अभी शेयर कर देती हूँ बिस्मा। हाँ, एनी अदर रिलेटेड क्वेश्चंस? तो मेरी तरफ से तो ये पॉइंट्स थी कि एक तो जहां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वहां आपने अटेम्प्ट करना है, 4, 6 और 9, 11 को गौर से देखना है। दूसरा, जब अटेम्प्ट करने लगे, ठीक है, तो पहले से ही अपने लिए एक माइंड मैप बना लें कि मैंने ये लिखना है। एक पॉइंटर होता है ना कि मैंने हेडिंग एग्जाम्पल ये लिखना है, और इतनी सी जगह पे वो सारी बात आ जाए, ठीक है। और तीसरा बात कि विद इन टाइम लिमिट, विद इन शॉर्ट क्वेश्चंस का जो टाइम लिमिट अभी आपको सर ने बताया, उसी में आपने खत्म करके उसको आगे जाना है। ये तब होगा जब एक हाथ में आपकी वॉच होगी और एक हाथ में आपका पेन होगा और आप कंसिस्टेंटली नोट करेंगे कि मैंने बस आगे जाना है, ठीक है। हाँ, अब्दुल्ला मालिक, ठीक है। अच्छा, निमरा क्या कहते हैं, मेरे साथ मसला ये आता है कि हम दोनों आते हैं। अच्छा, दोनों आते हैं तो बेटर कौन सा आता है निमरा, उसका हल क्या है? दोनों आते हैं। निमरा कहती है मेरे साथ मसला ये है कि मुझे दोनों आते हैं और मुझे ये डिसाइड नहीं होता मैं कौन सा करूं। फिर तुम ये नोट करो कि कम टाइम में कौन सा हो सकता है, ठीक है। हेडिंग्स नोट करो, दोनों की हेडिंग्स में क्या क्या आता है, ठीक है, कितनी हेडिंग्स किसकी ज्यादा बनती है और कम टाइम में मैं कौन सा अटेम्प्ट कर सकती हूँ, उसको चूज करो, ठीक है। तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ये होता है जिसका टाइम भी कम लगे, जिसका प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए और जिसकी हेडिंग भी अच्छी हो, मटेरियल भी अच्छा हो मेरे पास, ठीक है निमरा, तो गो फॉर दिस ऑप्शन देन। अच्छा, अंजल क्या कह रही हैं? ठीक है अब्दुल्ला मालिक, फिर तो मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अंजल क्या कह रही हैं? चैप्टर 10 से रिलेटेड एक्टिविटी जो आप बताई थी, वो पेज नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन एक ही एक्टिविटी है, उसको देख लो अंजल, ठीक है। अच्छा, जरमीना कहती काश ऐसा मसला मेरे साथ भी हो। हाँ, तो चैंप्स, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, तो आपको ये फीडबैक थी। और अगर कोई आपको मेरी हेल्प चाहिए हो, ठीक है, या कोई गाइडेंस चाहिए हो, ठीक है, और कुछ भी रिलेटेड हो तो आई एम अवेलेबल, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, कीप्स द स्पिरिट हाई। इंशाल्लाह पेपर बहुत आसान होगा, सोच से भी ज्यादा आसान होगा। आप देख के पेपर को मुस्कुराएंगे, ठीक है, ये पेपर बहुत आसान था, ठीक है।
तो बस आपने जो है जो ट्रिक्स अभी मैंने बताई हैं उसको दिमाग में जरूर रखना है। ठीक हो गया दुआ? थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू सो मच दुआ। आएगा, इसी में से आएगा, आई एम 100% श्योर आयशा, इसी में से आएगा। ठीक है, कीप योर स्पिरिट्स हाई, लेकिन जो बताया वो कर लो। ठीक है, शर्त ये है जो मैंने अभी बताया है वो कर लो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, करो तो लाइन में कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा वर्क।